Okay, so good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 9th standard ICSE students. Subject is history. We are continuing with chapter number 8, that is the Delhi Sultanate, presented by me, Zahir sir. In the last class, we have completed about the Tughlaq dynasty, right? We have completed Tughlaq's एंड तुगलक में हमने गयासुद्दीन तुगलक देख लिया, फिर मोहम्मद बिन तुगलक देख लिया, ठीक है, राइट, एंड एवरीथिंग वी हैव सीन अबाउट दिस, कैसे वाइजर स्कूल कहा जाता था इसको, राइट, टोकन करेंसी, फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी को भी देख लिया हमने, ओके, नाउ, हाँ, तैमूर का आक्रमण भी हमने देख लिया, राइट, तैमूर आक्रमण किस तरीके से करता है, किस तरीके से फिर तुगलक का डाउनफॉल होता है या डिक्लाइन होता है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, यहां से एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। पहले मैं आपकी बुक का जो बाकी का जो चीजें है, ठीक है, वो कंप्लीट कर लेता हूं एंड देन आई विल बी डीलिंग विद द हिंदी सेक्शन, हिंदी वाला पार्ट है ना, ठीक है, राइट, उससे मैं डील करूंगा फिर बाद में, दैट इज द दिल्ली द सैयद्स एंड द लोदीज, राइट, और उसके बाद सोशल लाइफ भी देख लेते हैं क्या है, राइट। तो पहले आपका जो इंग्लिश वाला वर्जन है, जो भी आपका टेक्स्ट बुक है, वो कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि भाई हम लोग जो आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, के सल्तनत पीरियड के समय पर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, ओके, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, यहां से हम लोग को शुरू करना है, ठीक है। ओके, सीबीएसई का आ गया रिजल्ट, मतलब सॉरी टाइमिंग्स आ गए हैं सीबीएसई वालों के, अपना भी आ जाएगा फाइनल एग्जाम्स का डेट, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद, अभी न्यूज में नोटिफिकेशन आया, इसलिए मैंने मोबाइल देखा और बोल दिया, ओके। सुल्तान, अब देखो सुल्तान तो हर कोई था, तो यहाँ पर आपकी बुक में जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये पूरे सल्तनत पीरियड के लिए दिया गया है। अरे बाप रे, अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं सब लोग, अच्छी बात है, क्या बात है, आज तो काउंट 50 तक पहुंच गया, दिक्कत नहीं है। तो सुल्तान क्या लिखा है, द सुल्तान वॉज अ डेस्पॉट। डेस्पॉट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बहुत ही क्रूअल, ठीक है, सुल्तान हमेशा क्रूअल होता, कभी भी काइंड नहीं होता। रूल्ड विद द हेल्प ऑफ नोबल्स, यस, ठीक है, ये अपने नोबल्स के जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री का अपना खुद का कैबिनेट होता है, तो वैसे ही नोबल्स के द्वारा ये अपना शासन चलाता था, एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ये मुस्लिम डायनेस्टी है या इस्लामिक पूरा के पूरा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो रूल होता, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जाता, वो किसके बेसिस पे कराया जाता, द लॉ वॉज बेस्ड ऑन द इस्लामिक ट्रेडिशन। क्यों? जस्ट बिकॉज कि दिल्ली सल्तनत के सारे ही जितने भी सुल्तान थे, ये सब कौन थे, मुस्लिम्स थे, ठीक है? इसीलिए अब ये काजीज काजीज एंड द उलेमास हैड अ ग्रेट हैंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये दो क्या है, काजीज एंड उलेमास, दिस आर द ग्रुप्स, दिस आर द ग्रुप्स ऑफ, कहेंगे, रिलीजियस लीडर्स ऑफ द मुस्लिम्स, ओके। मुस्लिम्स के जो भी रिलीजियस लीडर्स हैं उनको हम काजीज और उलेमास कहते हैं, ठीक है। द पावर ऑफ सुल्तान वाज बेस्ड ऑन द मिलिट्री फोर्स, यस। सुल्तान का पावर कैसे हम जांच सकते थे, तो कहेंगे जितना मिलिट्री उसका ज्यादा होता, राइट, उतना पावरफुल वो सुल्तान होता। He administered all the functions of the government. There were wars for most of the period, and the booty was also the source of income. देखो, हम लोग ने देख लिया कि अभी तक जितने भी वॉर हुए हैं, आपने देखा ना, आक्रमण, इस पे आक्रमण किया, उस पे आक्रमण किया, आक्रमण होते रहते हैं, और आक्रमण के बाद क्या होता, बूटी। बूटी का मतलब एक तरीके से क्या है, लूट। जो लूट था वो क्या था, व्हाट वाज आल्सो अ मेन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे। अब देखो यहां पर समअप किया है, सभी का समअप किया है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स थे, या वी कैन से कुछ ऐसे मिनिस्टर्स थे, उनके नाम यहाँ पर दिए गए, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या कर रहा था सुल्तान जो है, वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्टर्स है या जो भी है, ऑफिसर्स भी कह सकते हैं इसको, राइट, ये सब चला रहे थे। क्या लिखा है, द गवर्नमेंट वॉज रैन अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स। Four departments were most important. Each department was supervised by a minister, or we can say a higher officer. Okay.
द वजीर वॉज द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो वजीर हमेशा कौन है? चीफ मिनिस्टर, है ना। सुल्तान कहता ना कि वजीर को बुलाओ, ठीक है। तो वजीर क्या होता? उसका सबसे अहम, सबसे खास मिनिस्टर होता, ठीक है, राइट। तो ही वॉज द चीफ मिनिस्टर एंड ही हेडेड द दीवाने विजारात, ठीक है, या वजीरात। इसको हम वजारत भी कहते हैं या वजीरात भी कहते हैं। दीवाने वजीरात मतलब द डिपार्टमेंट ऑफ वजीर, ओके, ठीक है। द बख्शी वॉज द पे मास्टर ऑफ द आर्मी। अब बख्शी क्या करता? तो बख्शी कहेंगे आर्मी की जो सैलरी वगैरह है, ठीक है, आर्मी को जो सैलरी चाहिए, जो खर्चा चाहिए, वो कौन संभालता? बख्शी संभालता। काजी, अब ये काजी कौन है? वॉज द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस का मतलब क्या? जुडिशियरी, राइट। तो आप देख लीजिए यहां पर मैंने जैसे कहा कि काजी कौन होते थे? काजी सारे रिलीजियस लीडर्स होते थे। तो यहां पर जब भी किसी क्रिमिनल को पनिशमेंट देने की बात होती, राइट, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता? वो डिपेंड करता काजी के ऊपर। अब काजी क्या करता? सारे इस्लामिक जो रूल्स है उसके हिसाब से पनिशमेंट तय करता। इसको कहते हैं हम लोग काजी, राइट। तो काजी क्या है? चीफ जस्टिस, न्याय करता या क्रिमिनल्स को पनिश करता, राइट। फिर आता है जस्टिस वॉज बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ। जो अभी मैंने समझाया वही है कि जस्टिस जो है वो किसके ऊपर बेस्ड था? इस्लामिक लॉ। क्योंकि ये काजी जो है, काजी रिलीजियस लीडर होता। अब जो रिलीजियस लीडर है तो जाहिर सी बात है कि इसको सारा नॉलेज होगा। नॉलेज किसका होगा? तो कहेंगे अपने रिलीजन के हिसाब से लॉ बनता है, ठीक है, उसका होगा, राइट। तो काजी को ये जिम्मा सौंपा गया था। फिर आगे, द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने इंशा लुक आफ्टर द स्टेट करस्पॉन्डेंट्स। द दीवाने रिसालात लुक आफ्टर रिलीजियस अफेयर्स एंड एजुकेशन, ठीक है। तो ये सारे कुछ दीवाने इंशा, दीवाने विजारात या बख्शी, राइट, ये सब आपको याद रखना है और इनके डिपार्टमेंट और इनका काम भी आपको याद रखना है, ओके। अब आते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब प्रोविंसेस क्या होता है? तो एक बड़ा सा किंगडम है, उसको क्या किया है? छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये हो गए सिंगल प्रोविंस, राइट। ये क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट था। अब हम क्या देखेंगे? द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जैसे अपने यहाँ पर भारत में होता है ना, आज के जमाने में मॉडर्न डेमोक्रेसी में कैसा होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से होती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ सिस्टम हमें देखने मिलता है, दैट इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लिखा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिफ्लेक्टेड द सेम सेट अप एज अ सेंटर, ठीक है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी सेम ही वैसा ही होता, ठीक है। जैसा वहां पर सारे डिपार्टमेंट्स होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वैसे ही यहाँ पर भी होते थे। हेड्स ऑफ द प्रोविंसेस वर नोन एज वली एंड मुफ्ती, ठीक है। तो ये याद रखना, जो भी आपके बोल्ड में जो लिखा है, ठीक है, वो याद रखना है। अब क्या लिखा है? लिखा है द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू द शिक्स एंड द परगना। तो क्या है कि हर एक प्रोविंस को वापस डिवाइड किया इनटू दी शिक्स एंड परगनास, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना डिस्ट्रिक्ट और फिर उसके अंदर पंचायत में वगैरह वगैरह, तो वैसे ही। एंड जो परगना का हेड था वो कौन था? अमील, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई अमील जो है वो परगना का हेड होता। अब आगे देखते हैं क्या है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही तो था उनका सोर्स ऑफ इनकम। जो भी सोर्स ऑफ इनकम था कहीं ना कहीं वो किससे आता? टैक्सेशन से आता, ठीक है। और खास करके लैंड रेवेन्यू और कहेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आता, ओके, राइट। तो अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द रेवेन्यू वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स, सो दे वर पर्टिकुलर in keeping the land control in efficient hands. Some of the land was reserved for sultan. Yes, जैसे आज भी हम देखते हैं ना, आज हम क्या देखते हैं कि कुछ लैंड होती है वो गवर्नमेंट की लैंड होती है ना, वो गवर्नमेंट ही उसके ऊपर पूरा अधिकार रखती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, कुछ लैंड जो है वो अपनी सुल्तान की खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करता था। रेवेन्यू फ्रॉम सच लैंड वॉज यूज फॉर सुल्तान्स पर्सनल एक्सपेंसेस, राइट। तो क्या है, कुछ लैंड ऐसी थी जो रिजर्व कर दी जाती इसके लिए फॉर सुल्तान, ठीक है, राइट। अब सुल्तान क्या करता, इधर से जो इनकम आती वो उससे अपना खर्चा चलाता, ठीक है। वैसे तो आपकी पूरा किंगडम ही उसका है, लेकिन क्या है कि पर्सनल एक्सपेंसेस कहेंगे सुल्तान इस रिजर्व लैंड से अपना उठाता। फिर रेवेन्यू फ्रॉम दिस लैंड was fixed at 1/3 of the produce and this was treated as the share of the state,
ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से टैक्सेशन ही तो है कि आपका जो टोटल प्रोड्यूस होता है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसका आपको 1/3 क्या करना है, आपको देना है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। किसको देना है, टू द स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है, टू द किंगडम, राइट। Yeah. The rest of the land was distributed among the different officers, nobles and governors. अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। These nobles, as already said, kept a certain amount of land revenue as their salary, another amount to maintain soldiers for Sultan. In spite all this, they were left with sufficient amount to lead a life of luxury. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सोचिए कि कितना यहाँ पर ट्रेजर इकट्ठा होता होगा, कि कहा गया है कि लैंड रेवेन्यू निकालने के बाद जो भी बचता वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता अमॉन्ग्स द ऑफिसर्स, अमॉन्ग्स द नोबल्स, अमॉन्ग्स द गवर्नर्स। फिर भी बचता, फिर भी सरप्लस अमाउंट बचता फॉर द लग्जरियस लाइफ, ठीक है, राइट। तो ये भी अपने आप में एक कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत कितना प्रॉस्पेरस था। There was a separate agricultural department known as Diwan-e Amir Kohi, which looked after the collection of land revenue. Different officers such as Mukaddams, Patwari helped in the land revenue collection. ये आज भी आप देखेंगे ना, तो उत्तर प्रदेश है या फिर बिहार है, यहाँ पर भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किसके लिए होती है पता है, पटवारी के लिए। पटवारी आज भी ये पटवारी वाला जो चीज है ना, जैसे अपने यहाँ पर मामलतदार होता है ना, ठीक है, वैसे यूपी में, बिहार में इसको पटवारी कहते हैं, ठीक है, राइट। तो पटवारी क्या करता है, जनरली यही एग्रीकल्चरल लैंड या जो भी अपना लैंड सिस्टम है, लैंड रेवेन्यू है, ठीक है, उसके बारे में सारा देखरेख और हिसाब किताब रखता है, ठीक है। तो ये पूरा दिल्ली सल्तनत का था। अब आगे देखते हैं इसके बाद, ठीक है, सोशल लाइफ अंडर द दिल्ली सल्तनत। भाई सोशल लाइफ कैसी थी, सोसाइटी क्या डिवाइडेड थी, डिवाइडेड थी। आप देखिए कि पहले तो हम देखते हैं सिर्फ भारत में मतलब मुस्लिम इन्वेडर्स के आने से पहले भारत में क्या थे, सिर्फ हिंदूज थे। अब क्या होता है, अब दिल्ली सल्तनत के आने के बाद अब यहाँ पर दो हो जाते हैं, दो चीजें हो जाती है, एक होता है हिंदूज और दूसरे होते हैं मुस्लिम्स। अब इसमें भी क्या है कि कुछ मुस्लिम शासकों ने क्या किया, कुछ अपने सिटीजन्स है, अपने कहेंगे कि किंगडम के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए कहा कि आप कन्वर्ट हो जाइए। कन्वर्ट हो जाइए किस में, तो कहेंगे मुस्लिम्स में, राइट। तो हम देखते हैं अब कन्वर्ट हुए तो कहां से हुए कन्वर्ट, हिंदूज में से तो कन्वर्ट हुएंगे मुस्लिम्स में, राइट, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, वैसे ही यहां पर भी भारत जो है वो डिवाइडेड था इनटू द रिलीजन्स या सोसाइटीज, ठीक है, जिसमें हम हिंदूज एंड मुस्लिम्स भी कह सकते हैं। अब उसमें से भी क्या है, अगेन मुस्लिम्स में भी देखो, मुस्लिम्स में से भी कौन, जो बाहर से आए हैं, जो पर्शिया से आए हैं, ठीक है, जिनके रूट्स पर्शिया से है, वो लोग कहेंगे अफगानी मुस्लिम, तुरानी मुस्लिम, ये हम अकबर के समय पर देखते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ। और कुछ मुस्लिम्स थे जो कन्वर्ट होके यहाँ पर, मतलब यहाँ से कन्वर्ट हुए थे, इनको कहते हैं हम लोग इंडियन मुस्लिम्स, राइट, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें थी। अब देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है डिविजन ऑफ सोसाइटी इनटू 3 डिफरेंट सेक्शंस। जो डिफरेंट सेक्शंस है उसके ऊपर अपने को चर्चा करनी है कि भाई डिफरेंट सेक्शंस कौन से थे। चलिए देखते हैं डिफरेंट सेक्शंस क्या क्या थे। सबसे पहले, ड्यूरिंग द रेन ऑफ दिल्ली सल्तनत सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट सेक्शंस। आफ्टर द एडवेंट ऑफ द मुस्लिम्स, जब मुस्लिम्स यहां पर आए, सोसाइटी कंस्टिट्यूटेड ऑफ फॉरेन मुस्लिम्स, यस, फॉरेन मुस्लिम्स का मतलब मैंने अभी कहा ना आपको, अफगानीज, राइट, पुरानीज, टर्कीज, राइट, एंड ऑल दैट। तो क्या है, ये फॉरेन मुस्लिम्स है। और नेक्स्ट कौन है, इंडियन मुस्लिम्स। अब ये इंडियन मुस्लिम्स कौन है, जो कन्वर्ट हुए थे, ठीक है, इनटू दी इस्लाम, राइट, तो वो इंडियन मुस्लिम्स है। फिर क्या है, हिंदूज, जो यहाँ के नेटिव्स थे, जो हम वैदिक पीरियड से पढ़ते आ रहे हैं। वैदिक पीरियड के पहले हमें नहीं पता कि यहाँ पे रिलीजन क्या था, लेकिन जैसे आप हिस्ट्री सीखे हैं तो हमें पता चला कि भाई वैदिक पीरियड के बाद ही
क्या है, हिंदुइज्म जैसा नाम आया ना, ठीक है, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, राइट। तो ये इस चीज से हम वाकिफ है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अमॉन्ग देम द फॉरेन मुस्लिम्स कंस्टिट्यूटेड द रूलिंग क्लास। यस, है ना, तो जितने भी दिल्ली के सुल्तान थे, चाहे वो कहेंगे कि लेट अस से फ्रॉम ऐबक, ठीक है, तो ऐबक कौन था, ऐबक तो फॉरेन मुस्लिम ही तो था, ठीक है। इल्तुतमिश कौन था, फॉरेन मुस्लिम ही था। चलो, ऐबक की बेटी रजिया या नासिरुद्दीन, ये सब इंडियन मुस्लिम्स थे क्योंकि ये यहाँ पर पैदा हुए थे, लेकिन ये सब तो कौन थे, फॉरेन मुस्लिम्स ही तो थे, राइट। तो ये रूलिंग क्लास से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट सेक्शन वाज दैट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स who were either converted to Islam or were the descendants of the converted Muslims, right? ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं कि क्या है कि इंडियन मुस्लिम्स थे, उसमें से भी कौन थे, एक थे जो कन्वर्ट हुए थे और दूसरे थे इनके ही डिसेंडेंट्स, ठीक है, इनके ही डिसेंडेंट्स जो अभी प्योर मुस्लिम्स ही थे। हो सकता है कि बाप दादा की पीढ़ी हो, शायद वो लोग कन्वर्ट हुए हो, लेकिन अभी तो क्या है, यहाँ पर डिसेंडेंट्स जो है उनके, वो कौन है, वो एक तरीके से कहेंगे कि इंडियन मुस्लिम्स है, राइट, ठीक है। हिंदूज ऑल्सो फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द सोसाइटी एट दैट टाइम एंड वर डिवाइडेड अमॉन्ग देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ये तो आपको पता ही है कि भाई हम देख लिए हैं कि ब्राह्मण्स या ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस, तो ये कास्ट, ये तो आप बखूबी जानते ही है, मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से, राइट। तो यहाँ पर भी क्या है कि सोसाइटी अगेन वाज डिवाइडेड अमॉन्ग देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं द इफेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, राइट। द कास्ट सिस्टम अमॉन्ग द हिंदूज had divided them into various sections. The caste system of Hindus affected the Muslims, especially the Indian Muslims also. They continued to maintain divisions among themselves on the basis of their previous caste. Thus both the foreign and the Indian Muslims had social differences. आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से सिर्फ हिंदूज में ही डिवीजन नहीं था, अब यहाँ पर क्या होता है कि मुस्लिम्स में भी डिवीजन होगा। कैसे होगा, जो फॉरेनर्स मुस्लिम्स होंगे ये क्या बोलेंगे, बोले हम तो प्योर है, हम तो डायरेक्टली ताल्लुक लगते हैं जो प्योर मुस्लिम्स है उनसे, और जो इंडियन मुस्लिम्स है, ठीक है, वो क्या होगा, ये जो फॉरेन मुस्लिम्स है इनको एकदम नीची नजरों से देखेंगे। क्यों, क्योंकि ये इंडियन मुस्लिम्स कैसे है, कन्वर्टेड है, ठीक है, राइट। अब ज्यादा मुझे इस पे कमेंट नहीं करना है, मैं नहीं चाहता मैं कोई विवाद में फंस जाऊं, लेकिन आपको तो समझाना है, मैंने समझा दिया कि भाई फॉरेन एंड इंडियन मुस्लिम्स हैड देयर सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक डिफरेंसेस थे उनके बीच में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, द स्लेव सिस्टम, ठीक है, राइट। तो लिखा है द स्लेव सिस्टम वाज प्रिवेलेंट एंड स्लेव्स वर सोल्ड एंड परचेज्ड इन ओपन मार्केट। Yeah, the slaves were treated well, though their property and lives were the property of their masters. The slaves of the Muslims were better off as compared to the slaves of the Hindus. Sultans and the nobles kept slaves in huge numbers, provided education to them, gave them training and opportunity to rise in their lives. है ना, इसी बात कर रहे हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ऐबक की और इल्तुतमिश की। क्या कहा कि कुछ स्लेव्स को क्या करते थे ये लोग, पढ़ा लिखा कर, राइट, इनको ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग देकर और क्या करते, इनको अपॉर्चुनिटी देते कि भाई तुम भी अपना अपलिफ्टमेंट करो, भले तुम हमारे स्लेव हो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। जैसे कि आप देखते हो मलिक काफूर 1000 दिनारी क्या है, ये स्लेव ही तो है, सुल्तान का स्लेव ही तो था। किसका स्लेव था, तो कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसको स्लेव की तरह रखता है क्या, नहीं, क्या करता है, सेनापति बनाता है, इसको वजीर बनाता है अपना, है ना, और बोलता है जाइए मेरे लिए साउथ इंडिया कैप्चर करके लाइए, वगैरह वगैरह, राइट, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि भाई स्लेव्स मतलब वो नहीं कि झाड़ू पोछा लगाए काम करे वगैरह, नहीं, वैसे स्लेव्स नहीं। यहाँ पर स्लेव्स क्या है, स्लेव्स को कहेंगे कि एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, वगैरह वगैरह, उनको अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपनी लाइफ में राइज अप करे और एक अच्छा पोजीशन उनको दिया जाता था, ठीक है, राइट। तो ये है द स्लेव सिस्टम। अब आगे देखते हैं पोजीशन ऑफ द वुमेन, ठीक है, राइट। Women in the Hindu upper class society enjoyed respect in the family
and participated in the religious ceremonies. ये तो किसकी बात हुई? ये बात हुई अपर क्लास हिंदूज की. Upper class Hindus मतलब Brahmins and Kshatriyas. Yet, in general, their status had deteriorated and they suffered from many social evils like child marriage, polygamy, पर्दा, सती, etc. तो कुछ नया नहीं है, ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं. और आप देखिए भारत का कल्चर एकदम ही डाइवर्स है. ठीक है, डाइवर्स बोले तो एकदम ही अलग अलग है. ठीक है, कुछ कल्चर कहां से आया है वैदिक रिलीजन से. कुछ कल्चर कहां से आया है? तो कहेंगे ये दिल्ली सल्तनत वालों से आया है, मतलब कि कहेंगे कि बाहर से आया है. राइट. अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर किसका आगमन होता है? यहाँ पर आगमन होता है फॉरेनर्स का, दैट इज यूरोपियंस का. राइट. तो यूरोपियंस का कल्चर भी हमें दिखता है यहाँ पर. मतलब क्या है कि भाई ये देश ही ऐसा है, एकदम डाइवर्सिफाइड, कल्चरली डाइवर्सिफाइड देश है, और ऐसा कल्चर हमें दुनिया के किसी कोने में नहीं देखने मिलता. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. लिखा है द भक्ति मूवमेंट. अब देखो मैंने आपको सिखाया ना सूफीज्म एंड भक्ति. राइट, ये पूरा एक मूवमेंट है. ओके, ठीक है. तो इसमें सूफी भी आते हैं, भक्ति मतलब भक्ति कल्ट के मैंने आपको कहा था मीराबाई और बहुत सारे ऐसे भक्ति सेंट्स है. ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखा है, रिलीजियस के बारे में लिखा है. क्या लिखा है देख लेते हैं. Religious preachers and saints of the Bhakti movement during this period belong mostly to the class of the common people. Yes, yeah. The policy of religious intolerance of the sultans and privileged position of the ruling class and the ulema did not allow a happy synthesis between the culture and values of the Hindus and the Muslims. क्या बोला है? बोला है कि रिलीजियस प्रीचर्स थे. रिलीजियस प्रीचर्स का मतलब कौन? कहेंगे कि जो अपना रिलीजन के बारे में फैलाना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग रिलीजियस प्रीचर्स. सेंट का मतलब साधु संत. ठीक है, राइट. ऑफ द भक्ति मूवमेंट. इस मूवमेंट मतलब इस काल के भक्ति कल्चर के दौरान क्या है, ये लोग कहां से बिलोंग करते थे? कॉमन पीपल से बिलोंग करते थे ये भक्ति मूवमेंट के जो लोग थे वो लोग. ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो पॉलिसी अपनाई जाती है बाय द सुल्तान्स, कैसी पॉलिसी? रिलीजियस इनटॉलरेंस. अभी अपने आप में बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है रिलीजियस इनटॉलरेंस. ठीक है, मतलब क्या है कि दूसरे रिलीजन के प्रति इनटॉलरेंट होना, मतलब अपना रिलीजन सबसे ऊपर, काइंड ऑफ दैट थिंग. ठीक है, इसको हम कहते हैं इनटॉलरेंस. ऐसे कौन सी पॉलिसी कौन अपनाता था? सुल्तान अपनाते थे. सुल्तान समझते थे कि भाई जो है वो इस्लाम ही है, बाकी सब तो क्या है, बाकी सब कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह. तो इसको कहते हैं रिलीजियस इंटॉलरेंस. ठीक है, क्या है? द प्रिविलेज पोजीशन ऑफ द रूलिंग क्लास. ठीक है, जो रूलिंग क्लास से जो लोग थे, चाहे वो क्षत्रिय हो, हिंदूज में क्षत्रिय हो, या भाई यहाँ सुल्तान हो, सुल्तान के नोबल्स हो, या आप देखे काजी हो, उलेमा हो, ये लोग कभी भी नहीं चाहते थे हैप्पी सिंथेसिस. सिंथेसिस का मतलब क्या? मर्ज होना. ठीक है, कि भाई घुल मिलकर रहे, नहीं. They did not allow happy synthesis between the culture and values of the Hindus and Muslims. ये नहीं चाहते थे कि हिंदूज और मुस्लिम्स साथ में रहे, और इसीलिए क्या हुआ, एक तरीके से ये लोग रिलीजियसली इनटॉलरेंट थे. ओके, तो यहां पर आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है ऑफ द दिल्ली सल्तनत. लेकिन अभी जैसे कि मैंने कहा आपको कि अपना कुछ पोर्शन बाकी है जो मैं आपको समझाऊंगा, दैट इज ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड सैयद वंश. ठीक है, राइट. सैयद एंड लोधी समझाऊंगा. अभी 15 मिनट है मेरे पास. ठीक है, थोड़ा लेट लेक्चर शुरू किया था, थोड़ा एक्सटेंड करता हूं और देखते हैं कि भाई क्या होता है. सिर्फ 4 स्लाइड्स है, ध्यान से सुनिएगा. ओके, सबसे पहले खिज्र खान. ठीक है, अभी तो खिज्र खान के बारे में हमने कहा पढ़ा था? हमने पढ़ा था यहीं पर. क्या लिखा है? लिखा है लौटते समय. कौन लौटा यहां से? तैमूर लौटा, है ना. तो लौटते समय भारत के विजित प्रदेशों के प्रतिनिधि खिज्र खान को बनाया गया. राइट. तो तैमूर जो भी यहाँ पर जीता था, जो भी यहाँ पर विजित प्रदेशों थे, उसका रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाया? खिज्र खान को बनाया. ठीक है, राइट. तो इसीलिए, और खिज्र खान क्या करेगा? खिज्र खान कहेंगे सैयद वंश या सैयद डायनेस्टी की स्थापना करेगा. ठीक है, और उसके बाद मुइजुद्दीन मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह. ठीक है, राइट. तो इसीलिए सैयद वंश आपके बुक में नहीं दिया है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है.
अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है तैमूर लन, ठीक है, या तैमूर लेन। तैमूर लेन द्वारा नियुक्त, नियुक्त मतलब क्या, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड खिज्र खान ने दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान दौलत खान को अपदस्य या अपदस्त कर सैयद वंश की स्थापना की, मतलब मारकर, इसको हटाकर, ठीक है, उसको हटाकर सैयद वंश की स्थापना की। तो सैयद वंश की स्थापना कैसे हुई, तो कहेंगे खिज्र खान ने किया। खिज्र खान कौन था, तो खिज्र खान रिप्रेजेंटेटिव था। किसका रिप्रेजेंटेटिव था, तो कहेंगे तैमूर का, तैमूर लेन, ठीक है, करीना कपूर और सैफ अली खान वाला नहीं, ठीक है, जो तैमूर कहां से आया था, जो पर्शिया से आया था। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है और दिल्ली सल्तनत में शांति स्थापित की, गंगा यमुना दोआब में शांति कायम कर शासन सत्ता को व्यवस्थित बनाया, मेवातियों का विद्रोह शांत किया व सरहिंद को विजित किया, मतलब सरहिंद को जीता। वहां पर मेवाती लोग थे जिनका विद्रोह था, जिनका रिवोल्ट था, उसको भी सप्रेस किया, ठीक है, राइट। अब उसके बाद 20 मई 1421 को खिज्र खान का देहांत हो गया और खिज्र खान मर जाता है, तकरीबन कहेंगे ऑलमोस्ट 7 इयर्स बाद, है ना, 7 साल बाद खिज्र खान की डेथ हो जाती है। अब देखिए क्या होता है। तत्पश्चात उसके बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर खिज्र खान के पुत्र मुबारक खान बैठा, ठीक है, तो उसका पुत्र कौन है, ये मुबारक खान या मुबारक शाह, राइट। इसने इसे 1423 में दोआब का विद्रोह का दमन करना पड़ा। 1428 में दशरथ खोखर को परास्त किया। 1433 में सिरहिंद या सरहिंद काबुल पर अधिकार किया और मुबारकबाद नगर बसाया, परंतु 20 फरवरी 1434 को दिल्ली सल्तनत की राजनीति में षड्यंत्र के कारण इसकी मृत्यु हो गई। मतलब क्या है कि भाई दिल्ली सल्तनत में कोई कॉन्स्पिरेसी हुई और इसको मार दिया गया। अब उसके बाद तत्पश्चात 1434 में खिज्र खान का भतीजा मोहम्मद सैयद सल्तनत की राजगद्दी पर बैठा, ठीक है, राइट। अब सीधी सी बात है कि भाई जो ये मोहम्मद खान है, ठीक है, तो ये, या फिर कहेंगे कि मुबारक खान है, इसको मरवाया किसने होगा, इसको मरवाया होगा मोहम्मद सैयद ने, अपने चचेरे भाई ने, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। तब उत्तर भारत की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति सामान्य रही। इसके समय पर जौनपुर के इब्राहिम शाह ने ग्वालियर के राजा और मालवा के महमूद खिलजी ने विद्रोह किए। इसके बाद 1445 में इसका लड़का अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अरे बाप रे, अभी कौन ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। तो क्या है कि भाई मोहम्मद सैयद के बाद उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, ठीक है। Someone is coming. Okay. इस शासक के शासन काल में इसके सरदार बहलोल लोदी का प्रभाव दिल्ली सल्तनत में अधिक बढ़ गया। अब ये बहलोल लोदी कौन है, तो बहलोल लोदी है फाउंडर ऑफ दी लोदी डायनेस्टी, ठीक है। जो लोदी डायनेस्टी का फाउंडर है वो कौन है, तो कहेंगे बहलोल लोदी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार केबीसी में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस शासक के शासन काल में, ठीक है, इस शासक मतलब कौन सा शासक, आलम शाह, ठीक है, या अलाउद्दीन आलम शाह। देखो ये रहा अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसी शासक के शासन काल में कौन है, बहलोल लोदी, ठीक है। इसका प्रभाव ज्यादा हुआ, मतलब इसका वर्चस्व बढ़ने लगा, ठीक है। सुल्तान का प्रभाव नाम मात्र के लिए रह गया था। इस कारण 1451 में अलाउद्दीन बदायूं जाकर बस गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई। और 1451 में बहलोल लोदी ने एक नवीन लोदी राजवंश की स्थापना की, ठीक है। तो क्या है कि भाई ये ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं था, इनकॉम्पिटेंट था, ठीक है, राइट। तो ये रिटायर हो जाता है और फिर बहलोल लोदी ने अपनी लोदी वंश की स्थापना की। लोदी वंश कब तक है, 1451 से लेकर 1526, तो कहेंगे ऑलमोस्ट 75 इयर्स,
राइट। इसमें से बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी खास है क्योंकि इसके साथ बाबर ने फाइट किया था, ठीक है, राइट। और बाबर कहाँ का था? बाबर था फरगना का, अफगानिस्तान का था। बाबर यहां पर आता है, इनवाइट किया जाता है। इनवाइट कौन करता है? सिकंदर लोदी, और कहेंगे उसके बाद राणा सांगा। देखते हैं क्या होता है। दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की समाप्ति कर बहलोल लोदी ने 1451 में लोधी राजवंश की स्थापना की। बहलोल इसे पूर्व लाहौर का गवर्नर था। यस, सैयद सुल्तान मोहम्मद सैयद के समय बहलोल खान खाना बन गया था। मतलब क्या है खान खाना का? मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट पोस्ट है, राइट। मैंने कहा ना कि जैसे इसका वर्चस्व बढ़ रहा था तो इसने क्या किया? सबसे ऊंचा वाला पोजीशन अपना लिया। जब वह सुल्तान बना तो उसके सामने जौनपुर के शासक महमूद शर्की व मेवात के शासक ने विद्रोह किया। इन्हें परास्त कर बहलोल ने इन पर विजय प्राप्त की। इस शासक का समय दिल्ली सल्तनत को शांति का काल रहा था। 1488 में बहलोल की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात 1488 में दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य उसके पुत्र सिकंदर लोदी ने संभाला। इस शासक ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित किया और उस पर दिल्ली सल्तनत का शासन कायम किया। अफगान सरदारों को हराया एंड 1504 में आगरा नगर की स्थापना की। जो आज का आगरा आप देख रहे हो ना, आगरा किसने स्थापित किया था? तो कहेंगे सिकंदर लोदी ने। ओके, चलिए फिर उसे अपनी राजधानी बनाया। इटावा, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर राज्यों का दमन किया। सिकंदर लोदी इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है? एकदम ही कहेंगे कि बहुत ही मतलब जान लगाकर इस्लाम को फॉलो करने वाला, ठीक है, राइट। इसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। कट्टर अनुयायी था तथा दिल्ली सल्तनत का शासन इस्लाम के अनुसार ही चलाया गया। 1517 में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ओके, एंड आफ्टर दैट दिल्ली सल्तनत की रिक्ता मतलब क्या होता है? वैक्यूम, जो खाली जगह है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिक्ता। तो आप हिंदी अगर आप पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो रिक्त मतलब खाली, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की रिक्तता की पूर्ति करने हेतु सिकंदर का पुत्र इब्राहिम गद्दी पर बैठा और दूसरा लड़का जमाल खान जौनपुर की गद्दी पर बैठा। परंतु इब्राहिम ने जमाल खान का वध कर जौनपुर पर दिल्ली सल्तनत का शासन स्थापित किया। ग्वालियर पर विजय प्राप्त की। पंजाब सूबेदार रुखगान सरदार दौलत खान लोधी, उसके लड़के दिलावर खान लोधी व इब्राहिम लोधी ने अपमान किया, जिससे रुष्ट होकर दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यहां पर क्या होता है? पंजाब के सूबेदार ने क्या किया? अफगान सरदार दौलत खान लोधी, उसके लड़के दिलावर खान लोधी, इब्राहिम लोधी ने अपमान किया, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर? इब्राहिम लोधी ने अपमान किया दिलावर खान का और दौलत खान का, जिससे रुष्ट होकर मतलब रुट कर दौलत खान ने क्या किया? दौलत खान को काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और बाबर ने 1526 पर भारत पर आक्रमण किया। इब्राहिम लोधी को, अच्छा मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, ठीक है, लेकिन अभी यहां पर लिखा है तो बता देता हूं। इब्राहिम लोधी को पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, राइट। तो इब्राहिम लोधी ने मतलब इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में क्या होता है? द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और इब्राहिम लोधी उसमें हार जाता है, राइट। तो प्रथम युद्ध में परास्त किया और भारत में दिल्ली सल्तनत का तख्त पर मुगल वंश की स्थापना की, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी था कि भाई किसने यहाँ पर उसको इनवाइट किया है। ओके, यहाँ पर आपका पूरा लेक्चर या पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जाना नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो करनी है, जरा रुकिएगा।